सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। बेटा आज हम जो करने जा रहे हैं सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। बुक थर्ड ये करवाई जा रही है आपको। बुक थर्ड का नाम क्या है मेरे बेटा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये बुक का नाम है आपकी। बेटा आपको मैं ये और बताना चाह रहा हूं कि बुक चाहे फर्स्ट हो चाहे बुक सेकंड हो और बुक चाहे थर्ड हो, कंटिन्यूटी हरीश कंटिन्यूटी रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है। आप कोई भी किसी भी चीज में अगर आप रेगुलर नहीं है तो आप उस चीज को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपसे यही इच्छा करूंगा कि बेटा जी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप रेगुलर बने रहें तो आपकी बुक ये और अच्छी हो जाएगी। और ये बुक है ना कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स पूरी बुक। सिंपल सी बुक, ना डेबिट ना क्रेडिट, मतलब एक ही चैप्टर ऐसा है, एक ही छोटा सा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब लास्ट। मतलब कहने का मतलब इसमें मेरे बेटा जी हमारे 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। ये पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दूसरे में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी है 20 मिनट्स की। थर्ड मेरे बेटा जी ये टूल्स, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स बताए जाएंगे, कंपैरेटिव कॉमन। और नेक्स्ट मेरे बेटा जी ये रेशियो एनालिसिस और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अगर आप कहें तो थोड़ी सी अगर मेहनत करवाई जाएगी। बेटा कल से एंट्री नहीं होगी क्लास में, याद रखना। टाइम की अगर वैल्यू नहीं समझेंगी आप तो। और हमारी वो बच्ची नालायक है नहीं ना, उसको बोल दिया है तब भी बच्चों को एंट्री वहीं से करवाए दे रही है। किसको भेजूं? भेजो। तुम क्या जबरदस्ती आ गई थी फिर? अच्छा, मैं क्या धमका कर आ गई थी उसको? हाँ हाँ, ऐसा लगा मेरे को। हाँ तो एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो। मेरे बेटा ये पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा पूरा मैथमेटिक्स है। डेबिट क्रेडिट है ही नहीं दूर दूर से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ डेबिट और क्रेडिट है। अरे अब आओ फटाफट के, अब क्या मैं मतलब वहां पे कुछ कल से टाइम पे नहीं आओगे ना तो कल से क्लास में वहीं बाहर रोक लूंगा भाई। 5:05 है, याद रखना क्लास की टाइमिंग। 5:05 पर आ जाओ, ठीक है? नहीं तो अपने घर पर ऑनलाइन से जुड़ जाना भैया। ऐसे नहीं होगा कि आपकी मर्जी 5-10, मतलब मैं पढ़ाऊंगा कितने मिनट, 40 मिनट क्लास लूं फिर मैं? कोई टेंशन ही नहीं है यार। हाँ जी बेटा, तो मैं ये कह रहा था जो रेशियो एनालिसिस है ये मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले बेस पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट जैसे ही आपको पता चल गया पहले स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन इसमें माइनर सा छोटा सा थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट है, नहीं तो पूरी बुक में डेबिट और क्रेडिट नहीं है। आपको ये भी मैं बता दूं, जो मैं सबसे ज्यादा कहता हूं और आपके स्कूल वाले इस बात को कहते नहीं और ना आप समझने की कोशिश करते हो, मेन यही चैप्टर है। अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा तब आपको इसकी थ्योरी समझ में आएगी, तब ये टूल समझ में आएंगे। और रेशियो तो पूरे, रेशियो क्या, दोनों ही, रेशियो और कैश फ्लो, तभी समझ में आएगा। अब बात कहते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मेरे बेटा क्या है, तो वो आज पढ़ाने वाला हूं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? कंपनी। ये जो सारी बुक है इसका नाम क्या बताया था मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के फाइनलाइजेशंस, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट है उनमें क्या क्या होता है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। भैया एक मिनट सुनो, आज आपको लास्ट क्लास है ये, लास्ट इन द सेंस अगर कल से टाइम पे नहीं आओगे 5-5 पर तो आपको मैं बाहर रखूंगा, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, नहीं तो बस ध्यान रखना और वहीं रोक दिए जाओगे आज के बाद। ये याद रखना, मैं आज ही ऑर्डर कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आज। तो इसमें क्या है मेरे बेटा जी? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और क्या क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं ये बताए जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आज मैं अब आपको, हाँ गेट नहीं दे, वो एक्चुअली क्या होता है, अब कुछ नहीं, अब उसे उठाओ आराम से और चुपचाप शुरू करो। तो डिस्टरबेंस, पहले लेट आना फिर डिस्टरबेंस करना। तो अब मैं ये चाह रहा हूं मेरे बेटा जी, पहला चैप्टर में स्टार्ट करना चाह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बेटा अब क्या है, अब समझ लो आराम से, पहले जल्दबाजी कुछ नहीं है। आपके पास, सभी के पास असाइनमेंट आ चुके हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास असाइनमेंट ना हो? सभी के पास है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बेटा, बोलूं अब मैं? तो लिखना शुरू करो, पहले ऊपर हेडिंग डाल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। लो मैं ये आपका चैप्टर डाल दिया, फाइनेंशियल कोई बात नहीं, आज बैठो आराम से, कल से करूंगा सारा काम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये चैप्टर फर्स्ट है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो लेट आए हुए हैं चुपचाप बैठे और बात ना करें बस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी include according to section 2 subsection 4 of Companies Act 2013। सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की होती है उसमें वो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसी के नीचे लिखना है मेरे बेटा जी, फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड लिखे इनकम स्टेटमेंट, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के नाम से, लेकिन अब इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अगर ट्रेडिंग और P&L ही बोलते तो शायद मैं वो ही लिखता। क्लियर है ना? थर्ड, नोट्स टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट्स, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स, क्या क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें, तो वो नोट्स टू अकाउंट, वो भी पार्ट होता है हमारा फाइनल अकाउंट का। और लास्ट है मेरे बेटा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कहने का मतलब जब भी हमारी कंपनी का फाइनलाइजेशन किया जाता है, कंपनी की बुकों को क्लोज कर फाइनल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। फाइनल का मतलब कि क्या हमारे पास है और क्या देना है, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब पता करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या होगा मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट। दूसरा क्या होगा हमारा? इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट नोट टू अकाउंट्स। और चौथा या कैश फ्लो में पढ़ेंगे, ये चैप्टर है, इसमें कैश का पता चलेगा। फ्लो किसका? कैश का। कैश हमारे पास कब कितना था, बढ़ गया। फ्लो का मतलब कैश फ्लो, फ्लो का मतलब प्रभाव। कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ भैया? क्या कहां से कैश आया, कहां से कैश गया, ये सब पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपके जहाँ। यस और नो बेटा जी? तो मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं मेरे बेटा जी? मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, इसमें केवल 2 चीजें, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। हाँ और ना मेरे बेटा जी? तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और शायद 3-4 दिन लगेंगे इन दोनों चीजों को आराम आराम से करने में। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि याद रखना ये चीजें, कि अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से करनी है तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। क्लियर है? इसलिए इस पर फोकस ज्यादा देना है और बाकी चैप्टर इजी है, फिर मैं बोल रहा हूं, लेकिन पहला चैप्टर ही समझना है आपको। अब मेरे बेटे, अब इस चैप्टर को करने के लिए ये आपके पास, आपके सामने मैंने बैलेंस शीट रखी और जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। ये जो बैलेंस शीट है, इसके आगे पीछे लिख दीजिए वहीं पर नोट्स में, ये पार्ट फर्स्ट, ऑफ शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनी एक्ट। जो ये आपको बैलेंस शीट बनाई जा रही है, ये किस शेड्यूल के अंदर है? 3rd। और शेड्यूल का कौन सा पार्ट है मेरे बेटा जी? पार्ट फर्स्ट। ये छोटे छोटे चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। एग्जाम में नहीं पूछी गई तो आपकी जान कौन लेगा? एक्सटर्नल, जो आपके यहाँ प्रैक्टिकल में आएगा। कहेगा बैलेंस शीट किस शेड्यूल के अंदर बनाई जाती है, तो बोलेंगे 3rd। कौन सा पार्ट है? तो आंसर आएगा फर्स्ट। अरे हाँ और ना? क्लियर है? तो ये धीरे धीरे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप समझें और आराम से लिखें। तो पहले अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट है ना बेटा हमारी, ये कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3rd पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट में 2 चीजें होती हैं मेरे बेटा। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली होती है मेरे बेटा साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरी साइड होती है मेरे बेटा जी असेट्स। ध्यान से देखिए, आपके पास नोट्स है और मैं पिन पॉइंट लगाता जा रहा हूं। पहले कौन सी साइड बोली मैंने? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरी क्या बोल दी मैंने? असेट्स। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा? तो 2 साइड होती है। यहां पर जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है, इसमें 4 हेडिंग होती हैं और असेट साइड में मेरे बेटा जी केवल 2 हेडिंग होती है। ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल बन जाएगा। ये टिप्सों पे नहीं, फिंगर्स पे चीजें आएंगी, रटनी पड़ेंगी, ये समझ लो। कोशिश ये करूंगा कि आपको फिंगर्स पे समझा दूं मैं। बेटा मैंने बोला इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितनी हेडिंग है? 4 हेडिंग। पहली आपकी हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड, दूसरी होगी शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, नेक्स्ट होगी नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथी होगी करेंट लायबिलिटी। असेट्स में 2 ही असेट्स, एक हमारी नॉन करेंट असेट्स और एक हमारी करेंट असेट्स। देखो है क्या नहीं है मेरे बेटा जी? कोई डाउट आपको मेरे बेटा जी? तो हमारी सब हेडिंग कितनी हो गई मेरे बेटा जी लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में? सर यहां पर आप लायबिलिटी को इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल रहे हैं? हाँ बेटे बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड जो होती है उसे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं और असेट्स को असेट्स ही बोलते हैं। फिर हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमने मनी रिसीव, कौन सी मनी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या है मेरे बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी और चौथा करेंट लायबिलिटी। फिर असेट साइड की बात आई तो असेट्स में हमने 2 भाग, नॉन करेंट असेट्स और बस। अब आगे बोलूं? अब ध्यान से सुनना है, अब आगे चल रहा है धीरे धीरे। अब बात आती है मेरे बेटा
कि शेयर होल्डर फंड में सब हेडिंग है मेरे बेटा जी, अभी मैंने हेडिंग बताई थी, अब बता रहा हूं सब हेडिंग। शेयर होल्डर फंड एक हेडिंग हुई, सब हेडिंग, और इसके अंदर 3 हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग शेयर होल्डर में कितनी है? 3। बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में बेटा जी 4 और करेंट लाइबिलिटी में है 4, और टोटल हमारी हो गई 11। आगे देखिए, नॉन करेंट असेट्स में सब हेडिंग है मेरे बेटा जी 5, कितनी बोली मैंने? 5, और करेंट असेट्स में सब हेडिंग है मेरे बेटा जी 6, और टोटल कितनी हो गई? 11। क्या बोला मैंने? पहले हेडिंग बताई। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितनी हेडिंग? पहली हेडिंग का नाम, हाँ देख के बोलो, बोलना है सभी को। पहला हेडिंग, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा, चौथी, और असेट्स की 2 हेडिंग, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। क्लियर है? रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी सब हेडिंग है? 3। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में एक भी नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी में 4, और करेंट लायबिलिटी में 4। मतलब टिप्सों पे ऐसी आ जाएंगी कि आप कहेंगे ओके इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब हमें पढ़ना क्या है मेरे बेटा? तो आज मैं केवल आपको, क्योंकि पूरी तो बैलेंस शीट पढ़ा ही नहीं सकता, इक्विटी एंड लायबिलिटी पढ़ाऊंगा केवल, कोशिश के खत्म कर दूं इसको। इक्विटी एंड लायबिलिटी में मेरे बेटा जी मेरे को आपको एक एक हेडिंग समझानी है, और अगर आपको हेडिंग समझ में आ जाए तो मेरे को हाँ करते चलना, ना आए तो मना कर देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अब आप अपने नोट्सों को देखिए, और नोट्सों में जरा ध्यान से देखिए, उसके बैलेंस शीट के नीचे आपको एक एक हेडिंग की सारी चीजें दे रखी हैं। पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में मेरे बेटा जी सब हेडिंग थी 3। पहली शेयर कैपिटल, दूसरी रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। आप ऐसे नहीं रट सकते हैं और ना समझ सकते, आप चाहे मैं रट लूंगा, मतलब ही नहीं है जब तक आप नहीं समझाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि मैं जो कह रहा हूं उन बातों को समझिए, और बेटा आराम से काम हो जाएगा आपका। तो पहली हेडिंग आ गई हमारी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या नहीं, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब मतलब समझ लो बेटा। सबसे पहले अब आप शुरू कर रहा हूं शेयर कैपिटल सब हेडिंग। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन है वो आपको आता है, मैं आपको बताता चलूंगा क्या आता है क्या नहीं आता है आपको, बस मैं डस्टिंग करता चलूंगा। शेयर कैपिटल में अगर आपको याद हो, मैंने आपको मेरे बेटा जी क्या पढ़ाया था शेयर्स में, याद है क्या पढ़ाया था? वो देखो जरा, क्या आपने कभी ऑथराइज शेयर कैपिटल सुना है? बोलते चलना भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल सुना था? है कंपनी कितने शेयर से, कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड की गई है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता था या होता है कि 1 करोड़, तो इसका मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर 1 करोड़ लिखा है तो इसका मतलब आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। फिर आप इसमें से कितने पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। याद आया? इशू शेयर कैपिटल के बाद फिर बेटा जी आप क्या करते हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अरे बोलो हाँ और ना, याद आया कुछ? फिर हम पैसे मांगते हैं तो बेटा जी उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? कॉल्ड अप। याद आया आपको? फिर आप पैसे देते हैं तो क्या होता है? याद आया? नहीं आया? क्या आपने ये शेयर फॉरफीचर वर्ड सुना है? जो पैसे आप नहीं देते वो क्या होता है? शेयर फॉरफीचर। अरे हाँ और ना? आपने क्या कॉल्स इन एरियर सुना है मेरे बेटा? मैं इधर लिख रहा हूं कॉल्स इन एरियर, याद रखना। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये कॉल्स इन एरियर हमारा इस शेयर कैपिटल में नहीं आता है। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आती है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड, कॉल्ड अप, पेड अप, शेयर फॉरफीचर। अरे हाँ और ना? अब शेयर कितने तरीके के होते हैं? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस।
चाहे वो इक्विटी शेयर से रिलेटेड हो और चाहे वो प्रेफरेंस वर्ड ये यूज किए जाएंगे। यस और नो बेटा जी? तो देखिए जरा ध्यान से, यही वर्ड मैं बोल रहा हूं मेरे बेटा जी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अच्छा, मैंने गलत क्या करा? कॉल्स इन एरियर। अच्छा ठीक है भैया, फिर यही करो। कॉल्स इन एडवांस नहीं आता मेरे बेटा, ये गलती मेरी रही। तो इसमें कौन सी आइटम बेटा जी? कॉल्स इन एरियर। मैं लिख दे रहा हूं अब यहां पर, कॉल्स इन एरियर यहीं पर आएगा। जो क्या करते हैं? माइनस करते हैं फिर मेरे बेटा जी, कॉल्स इन एरियर। और शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करते हैं? प्लस। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो पैसा हम छीन लेते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है। और कॉल्स इन एरियर जो आपने पैसा नहीं दिया। फिर एक और वर्ड आता है ना, आपने सुना है, कॉल्स इन एडवांस। कौन सा? कॉल्स इन। ये यहां पर नहीं यूज करेंगे। यस और नो बेटा जी? तो हमारे यहां पर मेरे बेटा शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, चाहे वो प्रेफरेंस का हो और चाहे वो इक्विटी का हो, और मेरे बेटा जी शेयर फॉर फ्यूचर और कॉल्स इन एरिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? उसके बाद दूसरी सब हेडिंग यूज कर रहा हूं मेरे बेटा जी, कौन सी? रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से सुनते चलना, मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोलने वाला हूं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोलूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस। पहले तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, रिजर्व एक अलग वर्ड है और सरप्लस एक अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है। आज समझना पड़ेगा, आज नहीं समझाएंगे तो जिंदगी में फिर कोई समझाएगा नहीं। अब आपको रिजर्व, जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचा के रख लेती है। जैसे मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपके फादर सपोज करिए मेरे बेटा जी 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं। कि आपकी मम्मी सारे रुपए खर्च कर देती है? सारे। कुछ पैसे बचा के रखती है। मम्मी ने क्या करा मेरे बेटा? 40,000 रुपीज का रिजर्व बना के रख दिया। रिजर्व इन द सेंस है बैंक में रख दिए, कहते हैं अलमारी में रख दिए। मतलब पापा से कह दी, आपके पापा से, कि पप्पू के पापा आप है ना इन 40,000 की तरफ तो देखना ही मत। बोले इसका मतलब कि इससे है ना हम फ्यूचर में जब हमारे को जरूरत होगी, कोई मकान खरीदना होगा, हमें अपने बच्चों की शादी करनी होगी, तो उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे तो रिजर्व बोला जाता है। अपने प्रॉफिट में से द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, जो पैसा हम अपने प्रॉफिट में से निकाल निकाल कर इकट्ठा करते हैं उसे रिजर्व। अब रिजर्व तो बहुत तरह के होते हैं, तो मेरा यहां पर केवल ये बताना है रिजर्व क्या होता है। सरप्लस क्या होता है बेटा जी? आपकी मम्मी ने 60,000 रुपीज आपने एक्सपेंस के लिए निकाल लिए, जिसमें मेरे बेटा जी आपके स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, आपके आने जाने का खर्चा। अगर सपोज करिए आपके पापा 3 व्हीलर से जाते हैं, ओला कैब से जाते हैं, तो उसके खर्चे, मतलब घर के सारे खर्चे। अब मम्मी क्या करती है बेटा जी? आपको याद हो, इन 60,000 में से मम्मी की आदत क्या होती है? उसमें से ही बचाने की होती है। आपने एक दिन मम्मी से कहा, मम्मी आज घर का नहीं खाऊंगा खाना। मम्मी तो आपको प्यार करती है, बोला मेरा बेटा लाल क्या जरूर, क्या प्रॉब्लम आई? मैं घर का नहीं खाऊंगा, रोज बोर हो जाता हूं। बोल तो सही, क्या खाएगा? बोला आज है ना पनीर टिक्का खाऊंगा मैं। बोला और भी कुछ खाएगा? बोला दाल मखनी भी खाऊंगा। बोला और कुछ खाएगा? या नहीं 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 नहीं, इतना ही बहुत है। आपको भी अपने घर की मालूम है। मम्मी ने कहा डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज घर में खाना नहीं बनेगा, आज बच्चों को बाहर से आएगा। हो गया। मम्मी आपकी बहुत अच्छी है। 4 दिन बाद पप्पू फिर टेंशन में आ गया, पप्पू फिर गुस्से में बैठा था। मम्मी बोली बेटा आज क्या प्रॉब्लम आई? मम्मी आज भी बाहर का खाऊंगा। मम्मी ने कहा कुत्ते चप्पल उतारूंगी, अभी पीटूंगी, बता दे रहा हूं। ऐसी भाई, और क्या है भाई? हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एवरेज क्लास से। डेली डेली बाहर से नहीं खा सकते और ना मम्मी खिला सकती है। आपकी ख्वाहिशें एक लिमिट तक पूरी की जा सकती हैं, लेकिन जब वो लिमिट बढ़ती चली जाती है तो माँ बाप फिर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो उनका बजट खराब हो जाता है। उन्होंने उस दिन गाली देकर कहा अभी पीटूंगी है, रोज 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 कब रोज रोज? तो अभी 4 दिन पहले ही तो खाया था भाई, 10-5 दिन तो वेट कर, फिर मंगा लेंगे। वो क्यों, वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे बेटा? क्योंकि उसके पास 60,000 रुपए हैं और 60,000 में से वो ये चाह रही है माँ आपकी कि आपको और आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो बचाना चाह रही है, वो ये चाह रही है इन 60,000 में से भी कुछ पैसे बच जाए। और कर कराकर मेरे बेटे जी, कर कराकर आपकी माँ इनमें से भी 5,000 उसने बचा ही लिए, कर कराकर बचा ही लिए। इसे बोलते हैं मेरे बेटा सरप्लस।
क्या बोलते हैं? सरप्लस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आई समझ में? अब बात आती है संजय सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैं अब जो बोल रहा हूं मेरी बात सुन लो बस। क्या मेरे बेटा अब आपको इसमें हेडिंग में तो याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस शब्द के पीछे रिजर्व या फंड लग जाए, रिजर्व या फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने सुने ही ना, लेकिन आपको उन वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल ये बताना है ये किस हेडिंग में आएगा। तो सिंकिंग फंड, अब सिंकिंग फंड क्या होता है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, केवल फंड, फंड का मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड है। मैंने बोला जिस वर्ड के पीछे क्या लिखा जाए, रिजर्व एंड फंड, केवल एक को छोड़ देना, प्रोविडेंट फंड। याद आया नहीं आया? पार्टनरशिप में बोला था मैंने प्रोविडेंट फंड, याद आया बेटा जी? ये प्रोविडेंट फंड कभी कभी प्रोविडेंट फंड के नाम से आता है, कभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से आ जाता है, बात एक ही है मेरे बेटा जी, यस और नो। इसमें भी जरा ध्यान से सुनना है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तो मैंने बता ही दिया कि मेरे बेटा जिस शब्द के पीछे क्या आ जाए मेरे बेटा जी, रिजर्व या फंड। तो आपके लेवल के लिए बात कर रहा हूं, ये जब मैं सीए में बोलूंगा तो कुछ सब चेंज होते हैं वहां पर, लेकिन आपके लेवल पे बेस परफेक्ट है ये। क्या रिजर्व और फंड देखा, किसमें डाल देना है? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे, क्या सर, क्या कुछ प्रॉफिट्स होते हैं मेरे बेटा, वो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में तो आते हैं, लेकिन उनके पीछे रिजर्व और फंड नहीं होता, जिसका नाम है मेरे बेटा जी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे खर्चे लेस करने के बाद, मतलब सरप्लस। अभी जो मैंने सरप्लस बोला था, नहीं बोला था आपको मेरे बेटा, तो आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड में, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। कल आप कोई टीचर आपका सीए में सीए वाला टीचर, अरे ये तो गलत पढ़ा दिया, तो आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो बेटा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है उसे क्या बोल दिया? सरप्लस। उसमें क्या लिखा होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखा है केवल तो प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आगे क्या लिखा है? डेबिट। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास रिजर्व होंगे उनमें से माइनस कर देना है डेबिट वाली अमाउंट को। हाँ और ना मेरे बेटा जी, बोलते ही नहीं है। आपके रिजर्व से मेरे बेटा जी 4 रिजर्व है, मान के चल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है, और 4 आपके 4 आपके रिजर्व है, आप लिख दीजिए यहां पर अमाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट बैलेंस है तो लेस, तो ये माइनस की फिगर कर कर आउटर में लिख देना है बस। हाँ और ना बेटा जी? तो प्लीज अटेंशन, अब जरा ध्यान से देखिए आप अपने वही असाइनमेंट पर, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, जर्नल रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। डेबिट होगा तो क्या करना है, प्लस क्या माइनस? माइनस। यस और नो बेटा जी? कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट मेरे बेटा जी इसकी सब हेडिंग क्या है मेरे बेटा जी? सब हेडिंग है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपके यहां नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं मीनिंग बताऊंगा। क्लियर है? मनी रिसीव्ड, वर्ड से देखिए, रिसीव्ड कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया है। शेयर वारंट, शेयर वारंट मतलब यहां पर इशू बोला है शेयर्स के लिए, कि अभी कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया है पहले से ही, लेकिन शेयर कब इशू करेंगे पता ही नहीं है। तो जो कंपनी पब्लिक से शेयर के नाम से पैसा पहले ही इकट्ठा कर ले और अभी इशू कब करेंगे ये नहीं मालूम, मालूम ही नहीं है, तो वो पैसा किस नाम से लिखा जाएगा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। यस और नो बेटा जी? अरे हाँ ना तो बोलोगे, लेकिन ये आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, मैं ये भी बोलता चल रहा हूं। क्लियर है मेरे बेटा? तो शेयर होल्डर फंड हमारी पहली हेडिंग, उसमें पहली सब हेडिंग का नाम शेयर कैपिटल, दूसरी सब हेडिंग का नाम रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरी का क्या नाम था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या मैं आगे चल सकता हूं मेरे बेटा? आगे चल रहा हूं मेरे बेटा जी। अब आइए मेरे बेटा जी, कौन सी है मेरे बेटा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जरा ध्यान से सुनिए मेरे बेटा जी, इसको भी आपसे ये भी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। सर ऐसे क्यों? बेटा आपका लेवल 12 छोटा सा लेवल है, केवल आपको बेसिक चीज सिखाई जा रही है, लेकिन इनका मीनिंग सब बताऊंगा। ऐसा मत सोचना कि इन्होंने एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, सीबीएसई वाले नहीं पूछेंगे, तो मीनिंग तो आपको पता यहीं से पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा है,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, याद है आपको? बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि अब आपने सेकंड बुक कर रखी है। स्कूल वाले थर्ड करवा देते हैं, सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। क्या मतलब है? याद है जब शेयर इशू करे जाते हैं तो पहले कौन सी मनी आती है हमारे पास? तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गई है, लेकिन शेयर अलॉट अभी करे ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी अभी कुछ दिनों में कर देंगे। तो देखो वही तो लिखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी, समझ में आया? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, लेकिन अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग। उसे कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यस और नो बेटा जी। लेकिन अगर आपसे अगर बैलेंस शीट पूछा जाए कि इसकी सब हेडिंग बताइए, तो एक आपको है ना तीनों हेडिंग बतानी पड़ेंगी शेयर होल्डर फंड की। पहली क्या बोलोगे? शेयर कैपिटल। दूसरी क्या बोलोगे? तीसरी क्या बोलोगे? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जब आपको हेडिंग पूछी जाए कि भैया लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की हेडिंग बोलो, तो आपको हेडिंग केवल 4 लिखनी है। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी नॉन करेंट लाइबिलिटी और चौथी बस। हाँ और ना बेटा जी। अब बात किसकी आ रही है मेरे बेटे जी? अब हमारी बात आ रही है नॉन करेंट लाइबिलिटी की तरफ चल रहे हैं। यस चले बेटे जी। लो सब नॉन करेंट लाइबिलिटी पर आ गए हैं मेरे बेटा जी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमें क्या होता है बेटा, तो अभी देखते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज है मेरे बेटा जी। मेरे को तो इतना नहीं मालूम क्या 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 है इसमें, तो आप जरा देख के बतानी है आपको मेरे बेटा जी। तो पहले जो ऑनलाइन बच्चे हैं, पहले चाहूंगा कि रीजॉइन कर लीजिए फास्ट मेरे बेटा जी प्लीज, और फिर बिना डिस्टर्ब के हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बेटा प्लीज। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा है जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो मेरे बेटा? हाँ याद रखना, नहीं तो फोन पहुंचेगा आपके घर। रिवीजन 3 to 4 स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन, किसी को एडमिशन करना हो तो 3 to 4, और शेयर्स करने हो तो 6 to 7। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। फर्स्ट टर्म आपके सितंबर में होने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार रिवीजन कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे बेटा जी। हाँ जी, तो फटाफट देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी। देखो आप लोग बैठिए मत। नॉन करेंट लाइबिलिटी में मेरे बेटा जी उसकी सब हेडिंग मैंने 4 बताई थी बेटा। देखो पहली कौन सी है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरी देखना बेटा जी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरी है अदर अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वही नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक ही बात है, ठीक है। और फोर्थ है मेरे बेटा जी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाँ और ना? अब जरा ध्यान से एक चीज और देख के बताओ प्लीज मेरे को, करेंट लाइबिलिटी की भी देख लो जरा। करेंट लाइबिलिटी की भी देखना भैया। पहला क्या है मेरे बेटा जी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा क्या है मेरे बेटा जी? ओके, अच्छा चलो सब लो साहब शुरू करता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, आराम से देखिए। मैं कुछ करने में लगा रहता हूं और मेरी आदत रहती है कि एक्सपेरिमेंट करता रहूं ताकि आपको नई नई चीजें देता रहूं, और इसी चक्कर में रुक गया था मैं। लो मेरे बेटा, उसमें भी मेरे बेटा जी देखो सब हेडिंग 4 है ना? किसमें? ये तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, ध्यान से सुनना है, और ये करेंट लाइबिलिटी है। आराम आराम से कराऊंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेन यही है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में पहली हेडिंग आपने मेरे को बोली लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ध्यान से देखते चलना। और इसकी सब हेडिंग, बस हो गया काम। याद करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। ऊपर लॉन्ग है,
बस। अब पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए नॉन करंट, ये नॉन करंट का, ये नॉन का वर्ड अगर समझ में आ गया तो ये समझो कि आधा तो काम खत्म मेरा। बेटा जिसमें ये नॉन वर्ड यूज हो जाएगा, नॉन करंट, पूरा लिख दे रहा हूं, और एक में वर्ड यूज हो जाए करंट, तो आप सिंपल सी बात है, ये मोर देन 12 मंथ की बात हो रही है और ये विद इन 12 मंथ की बात हो रही है। मोर देन 12 मंथ नॉन करेंट क्या है, ये लाइबिलिटी है, ये दोनों, चाहे वो करेंट हो और चाहे नॉन करेंट। लाइबिलिटी का मतलब पेबल, जो लाइबिलिटी 12 महीने बाद पेबल होगी, मोर देन 12 मंथ, द अमाउंट विच पेबल मोर देन 12 मंथ, वो हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। द अमाउंट या द लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर हो, वो करंट लाइबिलिटी होती है। हाँ और ना तो बोला करो भाई। तो मैं सिंपल सी बात समझ में आ गई, नॉन और करंट। नॉन का मतलब मोर देन 12 मंथ, करंट का मतलब, अब वो करंट असेट्स हो या नॉन करंट असेट्स हो, तो नॉन का मतलब 12 महीने के बाद की बात की जा रही है, करंट का मतलब विद इन 12 मंथ की बात की जा रही है। तो आधा तो ये समझ में आ गया कि नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब ये वो लाइबिलिटी है जो 12 महीने बाद पे की जाएंगी, और करेंट लाइबिलिटी का मतलब ये वो लाइबिलिटी है जो विद इन 12 मंथ की जाएंगी। अब मेरे बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी, जो भी इसमें लिखे हुए हैं, डिवेंचर्स, लोन, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अंडरलाइन करिए पब्लिक डिपॉजिट, अंडरलाइन करना पब्लिक डिपॉजिट। आपका असाइनमेंट कहां है जी? अच्छा लिया नहीं है अभी तक, एक वो असाइनमेंट देना। हाँ बेटा जी, अंडरलाइन करिए मेरे बेटा जी पब्लिक डिपॉजिट। देखो पहले ये लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा बता रहा हूं मेरे बेटा जी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब कोई भी अगर लोन दे रखा हो, कोई भी लोन, कुछ भी नहीं लिखा उसमें, तो वो आपका हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो है मेरे बेटा जी बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बाकी अगर कोई लोन दे रखा है और ब्रैकेट में दो चीजें लिखी हो सकती हैं, शॉर्ट या मेरे बेटा जी फॉर 8 मंथ या 10 मंथ, मतलब 12 महीने के नीचे नीचे। बैंक लोन लिखा है, कुछ नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा है बैंक लोन, और ब्रैकेट में लिखा है फॉर 6 मंथ, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हाँ और ना तो बोल दो। मॉर्टगेज लोन कुछ नहीं लिखा तो लॉन्ग टर्म, डिवेंचर कुछ नहीं लिखा, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन। चलिए समझ में आ गया? बोलते ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आप दो हेडिंग क्लियर हो रही है। पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद फिर पेज चेंज करिए, उसके बाद क्या देखेंगे? करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, दो ही चीज लिखी हुई है उसमें। हाँ और ना बोलो फटाफट। आगे चलूं फटाफट, आगे आइए मेरे बेटा जी, आगे आइए। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ रहा हूं मेरे बेटा जी दोबारा, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में इस बार बेटा जी दूसरी हेडिंग आ रही है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और जो आपके यहां नहीं है, आपसे नहीं पूछी जाएगी। और मेरे बेटा जी यहां पर आ रही है बेटा जी करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, और जब भी ट्रेड पेबल का नाम लिया जाएगा तो केवल वर्ड यूज किए जाएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और ब्रैकेट में डाल दीजिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ ना? ट्रेड तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वैसे तो कोई पूछेगा नहीं यार, लेकिन मैंने फिर भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम। नोट्सों को देखो जरा, क्या लिखा है नहीं लिखा है यार? अकाउंटिंग इनकम माइनस
मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट, बस इतना। कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ही नहीं आपके यहां, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। और बेटा जी ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस, वो आपके ट्रेड पेबल में आएंगे। सर क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, आपको कहेंगे कुछ आइटम दे रहे हैं, कहेंगे क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपसे कहेंगे इसकी हेडिंग बताओ, आप आंसर बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हेडिंग करंट लायबिलिटी। फिर कहेंगे सब हेडिंग बताओ, सब हेडिंग बोलेंगे ट्रेड पेबल। आपको हेडिंग बतानी है और सब हेडिंग बतानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट से, केवल हेडिंग और सब हेडिंग का खेल। आगे आइए साहब, नॉन करंट लायबिलिटी में बोलो थर्ड हेडिंग क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेटा। और नीचे देखना जरा, अदर करंट लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जब बात आती है तो पहले तो आपको मैं एक वर्ड बता दूं जो इसमें सबसे ज्यादा दे रखा है। इसमें लिखा है कि अगर कोई क्रेडिटर 12 महीने से ज्यादा के लिए है, क्या चीज मेरे बेटा जी, क्रेडिटर नहीं है, इन्होंने वर्ड यूज किया है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब कोई क्रेडिटर या बिल पेबल मोर देन 12 मंथ है तो वो आपके अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है यार, क्रेडिटर कभी 12 महीने से ज्यादा के पर उधार देता ही नहीं है। हम गुड्स उधार खरीद रहे हैं तो क्या वो सामने वाला हमें गुड्स 1 साल के उधार दे देगा, जाओ इस साल पैसे गुड्स खरीद लो अगले साल दे देना। हम किसी को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, हम उसे आज बेच रहे हैं, कह रहे हैं भैया अगस्त में बेच रहे हैं और अगली 15 अगस्त को पैसे दे देना, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल मोर देन 12 मंथ नहीं होते हैं मेरे बेटा, यस और नो बेटा जी, क्लियर है मेरे बेटे। लेकिन लिखा है कि बुक में लिखा है तो पढ़ाना पड़ेगा। अगर आ जाए क्रेडिटर फॉर 12 मंथ तो आप क्या करोगे मेरे बेटा जी, तो लिखोगे, क्या लिखोगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जरा ध्यान से अंडरलाइन करिए, प्रीमियम ऑन, मिला नहीं मिला, अभी कल परसों ही वर्ड यूज हुआ था ये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स ऑब्लिक शेयर्स, अरे हाँ और ना। नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लिखा है नहीं लिखा, ये वर्ड सुना था कभी, क्या वर्ड बेटा जी अभी मैंने बोला था, वर्ड बोला था मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ, याद आया, ये कहां सुना था हमने, डिवेंचर में, याद है, जब डिवेंचर इशू करते थे पार और रिडीम किस पर कर रहे हैं, प्रीमियम, तो हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे, क्रेडिट करते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस को, हाँ वरना वही है। डिवेंचर आज इशू कर रहे हैं, पैसे वापस करने हैं 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कब देनी है, 5 साल बाद, तो ये किस में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब दूसरी तरफ मेरे बेटा जी कहां देखना है आपको, अब आइए मेरे बेटा जी कहां पर, करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में। अभी हमने कौन सी देखी थी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अब क्या देख रहे हैं, अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी में ध्यान से सुनना मेरी बात, देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लोन आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, अब बाकी जितनी लायबिलिटी बच रही है सब अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये तो अरे मैंने बोल दिया गलत, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड तो असेट्स होती है, बोलूं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड डिविडेंड, जो हमने डिविडेंड पे नहीं किया, क्या मालूम है अनपेड डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपना डिविडेंड अलाउड करती है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट अलाउड करती है कि भैया आपने जो पैसा कंपनी में लगाया है उसमें आपने इतने रुपए अर्न कर लिए हैं तो उसे डिविडेंड बोला जाता है। अब डिविडेंड किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर लेने ही नहीं आया अभी पैसे, तो कंपनी देगी कि नहीं देगी, तो जो शेयर होल्डर लेने नहीं आया है, जो कंपनी ने अभी पे नहीं करा है, उसे कहते हैं अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, और जब आएगा शेयर होल्डर तभी देना पड़ेगा, इसलिए ये करंट लायबिलिटी में डाला गया है।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप ये समझ लीजिए जो भी अब आपके मन में आ रहा है वो सब इसी में आने वाले हैं। और अंडरलाइन करेंगे कॉल्स इन एडवांस, जो आपको याद रखना है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड है। जैसे मेरे को भी कंफ्यूज हुआ था कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में, तो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। कॉल्स इन एरियर आपका कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में, और कॉल्स इन एडवांस कहां जाएगा आपका, अदर करेंट लायबिलिटी में। उसके बाद मेरे बेटा जी लास्ट हेडिंग आ रही है मेरे बेटा जी, प्रोविजंस। कौन से प्रोविजन मेरे बेटा जी, नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैं लिख के दे रहा हूं जरा ध्यान से मेरे बेटा जी, यहां पर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और यहां पर क्या आना है, अब आप फिर सुन लीजिए, लॉन्ग टर्म का मतलब जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, शॉर्ट टर्म का मतलब जो 12 महीने के अंदर के लिए। अब मैं आपको यह बता दे रहा हूं, यार सुन लो बेटा प्लीज, जो प्रोविजन एम्प्लॉय के पर्पज से बनाया जाता है, एम्प्लॉय, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं। याद है प्रोविडेंट फंड, अभी तक हमने प्रोविडेंट फंड रिजर्व एंड सरप्लस में था। वो प्रोविडेंट फंड क्या होता है मालूम है, एम्प्लॉइयों को दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। वो एक फंड इकट्ठा करती है, कौन, कंपनी। और वो कैसे इकट्ठा करती है मालूम है, सैलरी अगर आपकी 100 रुपीज है तो आपके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, परफेक्ट तो टैक्स वाले टीचर बताएंगे कि 2 रुपए आपके लिए जाएंगे, मतलब 100 रुपए में से 2 रुपए कंपनी इकट्ठे करेगी, गुल्लक में डालेगी 2, और 2 अपने खुद में लाएगी, कितने हो गए 4। जब आप रिटायर होंगे तो जो आपके 2-2 करके काटे गए थे, 2 आपने दिए और 2 कंपनी डालेगी, कितने, हर महीने 4 रुपए हो रहे हैं। वो इकट्ठे होते होते फंड रिटायरमेंट में बहुत बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो प्रोविडेंट फंड हमारा किस में आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी आपको देना है, ग्रेचुटी फंड, ये भी आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है। मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी फंड्स बनाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डाले जाएंगे। अब आप कहेंगे संजय सर एक आध दो के नाम, तो मेरे बेटा नाम देखिए मेरे बेटा जी प्लीज। सबसे पहले क्या है मेरे बेटा जी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। ये सेलेक्टेड है जो आपके आएंगे और लिखना है आपको। और मेरे बेटा जी प्लीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जरा ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और ब्रैकेट में डाल दीजिए विद इन 12 मंथ, विद इन, मतलब कोई ऐसा प्रोविजन बनाया जा रहा है जो केवल 12 महीने के अंदर ही अंदर यूज करना है, तो वो बेनिफिट हमारा किसमें जाएगा, प्रोविजन फॉर सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। दूसरी बात, अगर अब आप कहेंगे संजय सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात है बेटा, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में आ गया प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अब कुछ नहीं लिखा, तो याद रखना कुछ भी नहीं लिखा हो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ही डालना है। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड प्रोविजन अगर क्वेश्चन में है और कुछ नहीं लिखा तो लॉन्ग टर्म में ही डाला जाएगा। लोन दे रखा है, ना तो लॉन्ग टर्म लिखा है और ना शॉर्ट टर्म लिखा है, तो लॉन्ग टर्म में ही डाला जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा, हाँ और ना बेटा जी। तो आपकी मेरे बेटा जी अगर ध्यान से आपने देखा हो तो मेरे बेटा जी नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी को मैंने 4 हेडिंगों में डिवाइड किया, जिसमें नॉन करेंट लायबिलिटी की पहली हेडिंग, सभी लोग मेरे साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की दूसरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहां पर ट्रेड पेबल। याद करने का सिंपल सा सिद्धांत है, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे अदर करेंट लायबिलिटी, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसे तो याद हो सकता है। अब आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म, बेटा लोन, सर लोन लिखा है कुछ नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, अरे इसका मतलब है कंपनी ने पब्लिक के पैसे अपने यहां डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है, इसलिए लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, हाँ और ना। बैंक लोन लिखा है कुछ नहीं लिखा, तो क्या करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से सुनना है अब आपको, अब आपको क्या करना है, देखो जरा ध्यान से सुनो बेटा जी, अभी हमारे पास है 10-5 मिनट, ध्यान से सुनो।
यहां पर आपको दिया मेरे बेटा जी, सपोज करिए क्रेडिटर्स, तो आपको पहले यहां पे लिखनी है हेडिंग, और यहां पर क्या लिखनी है मेरे बेटा जी, सब हेडिंग। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा आज, कल नहीं करूंगा। हेडिंग क्रेडिटर्स की, सब हेडिंग है बेटा जी करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग है मेरे बेटा जी ट्रेड पेबल। ये करना है, आज जो पढ़ाया है मैं उसी की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्वेंट कॉल्स इन एरियर, हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं आया, प्रोविजन फॉर टैक्स, हेडिंग शॉर्ट टर्म, हाँ और ना। अब आप आइडिया लगाओ, एक बार अपने से दिल से पूछो बेटा, अगर आपको ये हेडिंग याद नहीं होंगी तो आप कैसे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में 4 हेडिंग है, सब हेडिंग कितनी है? 11। और आप अपने से ये उम्मीद कर रहे हो कि नहीं मैं घर जाऊंगा और ये जो ये संजय सर ने दिया है इसे हवा में उड़ाऊंगा और कहूंगा मैं तो हो गया, हो जाएगा। नहीं होगा यार, मेरे को भी देखना पड़ता है सीरियसली, हकीकत। जब हर साल पढ़ाता हूँ 3-3 4-4 बार, एक बार तो मेरे को निगाहों से निकालना पड़ता है अपने, ये हर चीजें प्रैक्टिस से ही तो होती है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप घर जाकर पढ़ेंगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? तो बेटा जी, तो मैं उम्मीद करूं ये बैलेंस शीट आपको क्लियर है यहां तक। तो कल मैं आपसे हेडिंग और सब हेडिंग पूछ लूं आइटम सहित, केवल आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़कर आना है और कुछ नहीं करना है। कल आपका सैटरडे है, कल छुट्टी रहेगी, हाँ और ना? क्लियर है? अगर कोई डाउट होते हैं तो आप डाउट्स लेकर ऑफिस में आ सकते हैं। क्लियर? मंडे को क्लास एज इट इज लगेगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद।